नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की। पहली खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। सिसोदिया बीते 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। मामले पर पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजय चौहान। पार्टी के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 17 महीने के बाद आज ईडी और सीबीआई की तरफ से जमानत मिल गई है। बता दें कि मनीष सिसोदिया को 10 लाख रुपए के म्यूजिकल पर यानी कि बॉन्ड भरना होगा। उसके बाद उन्हें हर हफ्ते में 2 बार थाने में हाजिरी लगानी होगी। यानी कहीं न कहीं जो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें थी वो कहीं राहत तो मिली है, लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। बता दें आज मनीष सिसोदिया शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच में तिहाड़ जेल से बाहर निकलेंगे। उसके बाद वो अपने घर जाएंगे, क्योंकि बताया जा जिस तरह से उनकी मिसेस की तबीयत खराब थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। क्योंकि जो सुनवाई चल रही थी उसमें देरी भी हो रही थी, उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया गया था कि आखिरकार जिस तरह से जो दिल्ली पुलिस से ईडी की तरफ से बात कर लें या सीबीआई की तरफ से बात कर लें, जो याचिका दायर की जा रही है उसमें देरी हुई थी। उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज तो मनीष सिसोदिया को राहत दी है। अब सवाल यह है कि आखिरकार मनीष सिसोदिया राहत तो मिली, लेकिन 10 लाख मुश्किल पे यानी 10 लाख का बॉन्ड उनको भरना पड़ेगा। उसके बाद हर हफ्ते 2 बार थाने के अंदर जो उनके एरिया का थाना पड़ता है वहां उनको हाजिरी देनी होगी। अब देखना है कि आखिरकार जो शराब नीति घोटाले के अंदर मनीष सिसोदिया के नाम सबसे पहले आया था वहां वो उनको चार्जशीट तैयार की गई थी। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सवाल है कि आखिरकार क्या आम आदमी पार्टी की नेताओं की मुश्किलें कम होती नजर आएंगी या फिर और भी मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे। लखनऊ में शिक्षा निदेशालय पर अपनी मांगों को लेकर अनुदेशकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद अमान। लखनऊ में बेसिक शिक्षा निदेशालय पे अनुदेशकों का भारी विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें पिछले 3 दिनों से जो अनुदेशक हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो लगातार 6 मांगे हैं उन मांगों को लेके लगातार वो बेसिक शिक्षा निदेशालय पर डटे हुए हैं। आपको बता दें हाल फिलहाल जो लगातार राजधानी में बारिश हो रही है, ऐसी स्थिति में जो अनुदेशक हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बारिश के दौरान एक अनुदेशक महिला की तबीयत बिगड़ने से उसको हॉस्पिटलाइज भी कराया गया है। लगातार उनकी जो 6 मांगे हैं उन मांगों को लेके वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें जिस तरह से उनकी मांगे हैं कि उनको आयुष्मान जो योजना है उसका भी लाभ दिया जाए और महिलाओं की जो अनुदेशक हैं, महिलाएं हैं, उनकी जहां शादी हो उस जिले में उनका ट्रांसफर किया जाए। वहीं उनकी सुरक्षा को लेके भी मांग है और वहीं लगातार अपनी मांगों को लेके डटे हुए हैं। और जिस तरह से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है वहां पे हाल फिलहाल जिस तरह से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है तो अभी तक किसी भी तरह के किसी अधिकारी ने कोई उनकी सुध नहीं ली है और वहीं किसी भी अधिकारी का इस पूरे धरना प्रदर्शन पे किसी तरह का कोई बयान नहीं आता है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि ये धरना कब तक चलता है और अनुदेशक अपनी मांगों को मनवा पाते हैं या नहीं। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। वहीं हरिद्वार में बनने जा रहे गंगा कॉरिडोर के विरोध में कांग्रेस ने अपनी 6 दिवसीय विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। क्यों है विरोध, क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विकास चौहान। बनने जा रहे कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस अब भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर 6 दिवसीय कार्यक्रम अपना विरोध प्रदर्शन यहां पर जारी किया है, जिसके पहले दिन आज हर की पैड़ी से बाजारों में हरिद्वार के जो बाजार हैं वहां पर पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन यहां पर कांग्रेस के द्वारा किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक रवि बहादुर का कहना था कि जिस तरह से कॉरिडोर को लेकर जो डीपीआर तैयार की गई है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। साथ ही साथ उनका कहना था कि जिस तरह से बाजार में जो भ्रम की स्थिति पैदा है हुई है उसको लेकर साफ करनी चाहिए और भाजपा विधायक को ये बताना होगा कि वो कॉरिडोर को लेकर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं या कॉरिडोर किस जगह बनने जा रहा है। जो आज भ्रम की स्थिति पैदा हुई है उसके चलते कहीं ना कहीं बाजार के जो व्यापारी हैं उनमें भी एक डर का भाव यहाँ पर पैदा हो गया है, जिसके चलते कांग्रेस को आगे आकर अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर करना पड़ रहा है। हरिद्वार से विकास चौहान, इंडिया वॉइस। वहीं राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच गर्मा गर्मी देखने को मिली। क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
सभा में एक बार फिर सभापति जगदीप धनखड़ और सपा सांसद जया बच्चन के बीच गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। यह शुक्रवार को उच्च सदन में कार्रवाई के दौरान हुई। जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों पर संविधान और लोकतंत्र की अवहेलना का आरोप लगाया। कार्रवाई के दौरान सभापति ने जया अमिताभ बच्चन का नाम सदन को संबोधित करने के लिए पुकारा। इस पर जया बच्चन ने धनखड़ के टोन पर सवाल उठा दिया, जिसके बाद सदन में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। वहीं सभापति जगदीप धनखड़ का भी गुस्सा फूट उठा। जया बच्चन ने अपनी असहमति जताते हुए कहा कि मैं एक पेशे से कलाकार हूं, मैं बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन को बखूबी समझती हूं। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपकी टोन स्वीकार नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम लोग क्लिक्स हैं, भले ही आप चेयर पर बैठे हैं। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें रोकते हुए सीट पर बैठने के लिए कहा। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा कि जया जी, आपने बहुत इज्जत कमाई है और एक एक्टर डायरेक्टर के हिसाब से काम करता है। आप वह नहीं देख रही जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ में कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। वहीं सपा के पूर्व विधायक की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ईडी ने बलरामपुर से पूर्व विधायक से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ की है। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में आरिफ अनवर हाशमी से 9 घंटे पूछताछ किया। इस पूछताछ के दौरान ईडी ने सवालों के बौछार कर दिए। वहीं सपा के पूर्व विधायक ने सवालों से बचते हुए कई गोलमोल जवाब भी दिया है। बता दें कि बलरामपुर से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर 32 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्हें इन मुकदमों के चलते जेल भी जाना पड़ा था। इस दौरान ईडी ने आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किया। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करते हुए जांच शुरू की है। इसी दौरान ईडी ने पूर्व विधायक की 155 करोड़ की संपत्ति भी सीज किया है। यह संपत्तियां पूर्व विधायक के रिश्तेदारों और उनके परिवारों जनों के नाम पाई गई है। सारा सबूत भी ईडी ने इकट्ठा कर लिया है। इन सबूतों के आधार पर ईडी ने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को अपने दफ्तर बुलाया, जहां पर 9 घंटे की पूछताछ किया। इस दौरान ईडी ने सभी साक्ष्य भी अपने पास रखे थे। पूछताछ में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी लगातार गोलमोल जवाब देते रहे। हालांकि पूर्व विधायक से पूछताछ के पहले ईडी उनकी पत्नी और रिश्तेदारों से भी पूछताछ कर चुकी है। हालांकि अब 9 घंटे चली पूछताछ में ईडी ने पूर्व विधायक से कई अहम राज भी उगलवाए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही ईडी का शिकंजा और भी बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ईडी का अगला क्या एक्शन रहता है। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे। सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट से आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा के साथ 6 लोगों को झटका लगा है। पूरा खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेश श्रीवास्तव। संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा का आज एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन वो नहीं है। उनके साथ 6 अन्य अभियुक्त भी नहीं आ सके। आपको बता दें, करीब 23 साल पुराने मामले में एक लाइट बिजली पानी के लेके विरोध प्रदर्शन किया गया था, जिसमें तत्कालीन इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने एक मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है। आपको बता दें, करीब 1.5 साल पूर्व इस पूरे मामले का ट्रायल पूरा हो चुका है और सभी को करीब 3 महीने की सज़ा और 1,500 रुपये का अर्थदंड दिया जा चुका है। आपको बता दें, उसी को चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में इसकी सुनवाई के लिए पिछले मंगलवार को भी सुनवाई होती, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सभी को आज 9 अगस्त को हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन सभी आज उपस्थित नहीं हो सके। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस।
वहीं आगरा जीआरपी ने लगभग 470 लोगों को एक तोहफा दिया है, जिसे पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। क्या था ये तोहफा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता जिशान अहमद। जीआरपी पुलिस ने 470 लोगों को राहत देने का काम किया है। आपको बता दें कि तमाम जो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन और चलती ट्रेनों में जिनके मोबाइल गिर जाते हैं, वे मोबाइल गुम हो जाते हैं, उनको मोबाइल सुपुर्द करने का काम जीआरपी पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि 470 जो फ़ोन थे वह फ़ोन स्वामियों को जीआरपी पुलिस ने दिए हैं। वही उनकी अनुमानित कीमत भी लगभग 94 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि मोबाइल स्वामी मोबाइल अपना पाकर काफ़ी खुश नजर आए और उन्होंने जीआरपी पुलिस को धन्यवाद भी दिया। अपने सहयोगी शोएब के साथ जिशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। वहीं अमेठी में पुलिस ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में सफलता हासिल करते हुए गिरफ्तारी की है। पूरी खबर बता रहे हमारे संवाददाता संजय यादव। जनपद अमेठी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में गौरीगंज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना जामो के सामने से एक जो सीएससी संचालक है उसको गिरफ्तार कर गौरीगंज पुलिस ने जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमेठी से जुड़ा है, जहां पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस खबर को इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से दिखाया था और वहीं इंडिया वॉइस की खबर का अमेठी सीएमओ ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद अपने सीएससी अधीक्षक से जांच भी करवाई थी। साथ ही साथ गौरीगंज कोतवाली में एक एफआईआर भी दर्ज करवाई थी। और आपको बता दें अमेठी सीएमओ ने 2 सदस्यीय जांच समिति भी नामित किया था, जिसके बाद ये बात सामने आई कि जो सीएससी संचालक है उसके माध्यम से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा था। वहीं जब गौरीगंज कोतवाली पुलिस ने सीएससी संचालक को गिरफ्तार किया तो उससे पूछताछ में ये बात सामने आई कि जो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का मामला है उसके तार महाराष्ट्र तक जुड़े हुए हैं। उस गिरफ्तार व्यक्ति से यह जानकारी सामने निकल कर आई। अब उसको पुलिस जेल भेजकर साथ ही साथ एक बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ी है और वहीं पर अमेठी पुलिस की एक टीम जो है वो महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गई है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में जो अमेठी पुलिस है वो कितनी बड़ी सफलता उसके हाथ लगती है और कितनी बड़ी कार्रवाई सामने निकल कर आती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय कुमार यादव, इंडिया वॉइस, अमेठी। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे। अयोध्या में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने के लिए खाद्य अधिकारी ने टीम के साथ छापेमारी की। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता विनय मिश्रा। लगातार घरेलू सिलेंडर का जो है दुरुपयोग होता हुआ जी रिपोर्ट जो है एसडीएम रुधौली को मिली थी और आज शिकायत के तहत उन्होंने पूर्ति विभाग को निर्देशित किया था कि जांच की जाए, क्योंकि तहसील परिसर के में जो कैंटीन संचालित हो रही है उसमें घरेलू सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। उसी के तहत आज जो है जांच टीम वहां पहुंचती है। वो मौके पे जो है उसको 2 घरेलू सिलेंडर मिलते हैं और सिलेंडर मिलने के बाद जो है वहां पे दुकानदार जो है दुकान बंद करने की धमकी देता है और उसके बाद दुकानदार ने भी आरोप लगाया कि जो जांच टीम पहुंची थी वो 20,000 रुपए की मांग भी कर रही है, जिसके तहत जो है कार्रवाई की जा रही है। वही उसी बात को लेकर के जो है वाद विवाद बढ़ता देख जो है वहां पे अधिवक्ताओं का हुजूम आ जाता है और जो जांच टीम रहती है उसके साथ भी अभद्रता करने का भी मामला आया है और जो जांच रिपोर्ट थी उसको भी वहां पे फाड़ दिया गया है, जिस तरीके से जो है जांच अधिकारी का यहाँ पे कहना है। और जबकि जांच अधिकारी जो है उनका यहाँ पे उन्होंने बताया है कि इस तरीके का अभियान जो है बराबर लगातार चलेगा, क्योंकि घरेलू सिलेंडर का उपयोग जो है सबसे ज्यादा जो है कैंटीन और रेस्टोरेंटों में पाया जाता है। उसी के तहत अभियान के तहत जो है यहाँ पे कार्रवाई की गई है और 2 घरेलू सिलेंडर पाया गया है और जांच रिपोर्ट जो है बना करके जो है उच्चाधिकारी को सौंप दी जाएगी। उसके बाद क्या कार्रवाई होती है ये उच्चाधिकारी ही बता सकते हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा। वहीं बलिया में भारी बारिश के कारण गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, तो वहीं सरजू और टोंस नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है, जिससे तटवर्ती गांव में दहशत का माहौल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बलिया जनपद में इस समय गंगा जो है खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मैं आपको बता दूं कि बलिया जनपद जो है वो 2 नदियों के बीच से घिरा हुआ है, एक तरफ गंगा तो दूसरी तरफ घाघरा, लेकिन दोनों नदियां इस समय बढ़ाव पे हैं। अगर देखा जाए तो जो गंगा नदी है वो इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और जो तटवर्ती इलाके के जो गांव हैं, जो लोग हैं वो भी भयभीत हैं, दहशत में हैं, क्योंकि वहाँ पे कटान जो है काफ़ी जोर शोर से जो है वहाँ पे कटान लगा हुआ है, जिसको लेकर के जो है ग्रामीण जो है वहाँ पे दहशत में है। मैं आपको बता दूं कि इस को लेकर के जो बलिया जिलाधिकारी हैं वो उप जिलाधिकारी बैरिया और उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किए हुए हैं
कि जो गांव जो है, जो तटवर्ती गांव है, उनको वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको सचेत कर दिया जाए कि जो बच्चे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, वो जो जल भराव है उधर न जाएं, और जो बाढ़ चौकियाँ है उसको स्थापित कराया जाए और वहाँ पे जो है कर्मचारियों की तैनाती कराई जाए। वहाँ पे जो अस्थायी जो शौचालय है और पेयजल है उसकी व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था वहाँ पे सुनिश्चित कराई जाए। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं बाढ़ तहसील क्षेत्र की, जहां पर एक खादीपुर गांव है, वहां के लोगों का कहना है कि खादीपुर गांव से मात्र कुछ ही दूर पे कटान रुका हुआ है, जहां पे कि अगर इसके लिए कोई रोकथाम अगर व्यवस्था नहीं की जाती है तो यह खादीपुर गांव भी विलीन हो जाएगा, घंघरा में समाहित हो जाएगा। उन सब का साफ तौर पर कहना है, जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ लोग आते हैं, आश्वासन तो जरूर देते हैं लेकिन यहाँ पे कुछ करते नहीं हैं। उसके बावजूद जो है यहाँ पे हम लोग, अगर ये गांव विलीन हो जाता है तो हम लोग फिर कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि इस कटान को जो है रोकने की कोई व्यवस्था करे, कोई प्रबंध करे। रमेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए। वहीं देवभूमि में कांवड़ यात्रा तो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस दौरान जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो उत्पात मचाया गया है उनके ऊपर कार्रवाई की शुरुआत भी हो चुकी है। मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। कांवड़ यात्रा समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस कांवड़ यात्रा के दौरान जिन कांवड़ियों की तरफ से उत्पात मचाने का काम किया गया, सरकारी संपत्ति और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया, अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो चुकी है। अभी तक गिरी और हरिद्वार को मिलाकर 12 मुकदमे ऐसे दर्ज यहाँ पर हुए जिन पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कहा जा सकता है कि जो संपत्ति का नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई अब इन लोगों से यहाँ पर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से जो निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाला है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला जो एक्ट लाने का काम विधानसभा में किया गया था, उस एक्ट के तहत ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से कोई भी सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते उपद्रवी रूप में। तो ये कह सकता है कि पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, नोटिस भेजे जाएंगे और नोटिस भेजने के बाद की जो प्रक्रिया होगी उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर पुलिस की तरफ से किया जाएगा। तो ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड पुलिस अब सचेत रूप में काम कर रही है। कोशिश यही है कि जिन लोगों ने इस कांवड़ यात्रा के नाम पर उत्पाद बचाने का काम किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई यहाँ पर विधिक रूप से की जाएगी। कैमरामैन अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस। वहीं बिजनौर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर हजारों किसानों ने तिरंगा मार्च निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर में आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर हजारों किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली पर सवार होकर जोरदार प्रदर्शन किया। किसान इकट्ठा होकर जैसे ही नुमाइश मैदान पर पहुंचकर कलेक्ट्रेट जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर नुमाइश ग्राउंड पर ही पुलिस ने जो है किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसान कलेक्ट्रेट के अंदर जाने की जिद पर अड़ गए और बैरिकेड हटाते हुए सीधा कलेक्ट्रेट के गेट पर पहुंच गए। इससे पहले पुलिस ने वहां पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए थे और बैरिकेड साथ ही बैरियर लगा करके किसानों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन किसानों की संख्या अधिक थी, पुलिस कम थी। उसके बावजूद किसान अंदर जाने की जिद पर अड़े हुए थे। किसान बैरिकेड हटाते हुए और पुलिस को एक तरफ करते हुए सीधे कलेक्ट्रेट के अंदर घुस गए और जोरदार नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। किसानों ने इस दौरान एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा राष्ट्रपति के नाम, उसमें कई मांगे भी मांगी गई। किसानों का साफ तौर पर कहना था कि आज वो संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर एक ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट आए हैं और ज्ञापन देने के बाद वो चले जाएंगे। उनका कहना था कि आज ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मांग की गई है कि उनके कई जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द सरकार माने। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। रिपोर्टर लाइव में बढ़ते आगे। टावर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए ट्रक से हरियाणा से बिहार ले जाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब को पुलिस ने बरामद किया है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारी संवाददाता वंदना यादव। आज जनपद इटावा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 396 अंग्रेजी शराब की पेटियां की गई बरामद। आपको बताते चले कि चौबिया थाना क्षेत्र अंतर्गत एक ट्रक खड़ा हुआ था, तो चौबिया थाना पुलिस को सूचना मिली कि 396 जो अंग्रेजी शराब की पेटियां हैं, जो कि हेलमेट और हार्पिक के कुछ बॉक्सों में अंदर भरी हुई हैं। आपको बताते चले कि 396 जो अंग्रेजी शराब की पेटियां हैं उनकी अनुमानित कीमत 40 लाख बताई जा रही है। वहीं पर 80 बिल्टी और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है और एक ट्रक भी साथ में ही बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख बताई जा रही है। आपको बता दें कि हरियाणा से बिहार के समस्तीपुर अंग्रेजी शराब को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जहां पर चौबिया पुलिस ने ट्रक को गिरफ्तार किया है। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव।
वहीं बिहार के मोतिहारी में नाग पंचमी के दौरान महावीरी झंडा खेलने के दौरान आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि मामला चाकूबाजी तक आ गया। विवाद के दौरान एक व्यक्ति की जान भी चली गई। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मोतिहारी में इस पर बड़ी घटना सामने आई। महावीरी झंडा को लेकर कोई गांव में जम के मारपीट के बाद आपको मैं बता दूं, पहले लाठी फट्टा से मारपीट के बाद चाकू चली। चाकू से एक की घटना स्थल पर मौत हो गई और वहीं पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिर मामला क्या हुआ। मामला है बंजरिया थाना के मामला है। पुलिस को मालूम हुआ कि देर रात्रि में महावीरी झंडा के फंड में आपसी रंजिश के कारण दोनों में आपस में झंझट हुआ। झंझट के बाद पहले मारपीट हुआ। मारपीट के बाद नाका फटा से कितने लोगों को सर फटा। उसके बाद उसी में से एक व्यक्ति ने चाकू निकालकर एक शिक्षक की हत्या कर दी गई। अब मामला पकड़ रही है कि मामला क्या है। पुलिस जांच में लगी हुई है कि आखिर इसमें क्या है, कितने आरोपी हैं। लेकिन पुलिस 2 लोगों का जो घायल है सदर अस्पताल में इलाज कर रही है। अब देखना है पुलिस कब तक इसकी और जांच करके खुलासा करेगी। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर छात्र सभा के नए अध्यक्ष बनाए जाने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। क्यों हुआ है ये प्रदर्शन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर छात्र सभा के लोगों ने किया है विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा है कि जो छात्र सभा के हरीश उर्फ अतुल यादव को बनाया गया है, जो कि रुपए लेन देने का भी पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि जो बनाए गए हैं वो किसी पार्टी में नहीं आए हैं, ना ही वो किसी कार्यकर्ता हैं, क्योंकि उनको कभी किसी कार्यकर्ता ने उनको पार्टी कार्यालय पर भी नहीं देखा है। ऐसे अध्यक्ष को बना दिया गया है जिस पर भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप भी लगाया गया और हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी कार्यालय आज राष्ट्रीय अध्यक्ष भी छात्र महासभा के पहुंचे थे, उनका स्वागत सत्कार भी किया गया, मगर जिस तरीके की राजनीति हो रही है उसको लेकर साफ तौर से कह दिया गया है कि लगातार जो विरोध प्रदर्शन है वो आगे तक जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अपील की गई है कि जिस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र महासभा के जो पूर्व अध्यक्ष अभिषेक यादव हैं और रोहित यादव, आधा दर्जन सैकड़ा से अधिक लोग आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीढ़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की है। अब देखना यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कितना इस अध्यक्ष को बदलने के लिए गम दिखाते हैं। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मुकेश कुमार। वहीं मेरठ में राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर शेख हसीना का पुतला फूका और जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता शाहरुख सैफी। मेरठ में आज कमिश्नरी चौराहे पर राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का पुतला फूका है। आपको बता दें, शेख हसीना वहां से अहिंसा देखते हुए भारत आ गई हैं। इसी बीच यहां कई पार्टियों ने विरोध जाहिर भी किया है। आपको बता दें, आज कमिश्नरी चौराहे पर राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए शेख हसीना का पुतला फूका और कहा कि हम हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार इस पर संज्ञान ले, नहीं तो हम खुद बांग्लादेश जाकर के इस पर संज्ञान लेंगे। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सैफी की रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।